जेनेटिक सीरीज़ में अभी हमारा चल रहा है क्लास 12th की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर, जिसमें हमें जानना है, पता करना है कि इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति और वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं, इनके पीछे की साइंस और प्रिंसिपल क्या है। जब एक लक्षण माता पिता से उसकी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, जिसे हम इनहेरिटेंस या वंशागति कहते हैं, वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, क्या उसका पैटर्न होता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है। साथ ही कुछ लक्षण जो संतान को माता पिता से अलग बनाते हैं, वो किस तरह से क्रिएट होते हैं। सेकेंड लेक्चर में इसकी हमने बात की थी मेंडल द्वारा चुने गए उन 7 लक्षण और 14 ट्रेड्स की, जिन पर मेंडल ने अगले 7 साल तक प्रयोग किए। इनको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इनको, जैसे नेचुरली पौधा ग्रो होता है, जैसे पहले सीड बनता है, सीड को बोओगे तभी पौधा बनेगा। फिर जब सीड के बाद पौधा ग्रो होता है तो वो स्टेम की हाइट में ग्रो करता है, और जब स्टेम की हाइट एक ऑप्टिमम हाइट या आप कह सकते हो टॉलनेस गेन कर लेती है, तो उसके बाद फ्लावर आता है। फ्लावर जब झड़ जाता है तब फली आता है यानी कि पॉड आती है, और पॉड के बाद क्या होता है, फिर से वही सीड, और सीड से हमने स्टार्ट किया था। तो सीड के मेंडल ने 2 करेक्टर लिए थे, एक उसका शेप यानी आकार, दूसरा उसका कलर। इसी तरह से स्टेम हाइट, टॉल, यहाँ से एक ही करेक्टर था। हाइट आप कह सकते हो, इसको ऐसे टॉल और ड्वार्फ ना लिख के इसमें एक ही करेक्टर लिख सकते हैं हम, स्टेम की हाइट। इसके आगे आप लिख सकते हो, हाइट में इन्होंने क्या लिया था, टॉल और ड्वार्फ को लिया था। ये हो जाएंगे ट्रेड्स, टॉल और ड्वार्फ। इसी तरह से फ्लावर में उन्होंने 2 चीज़ें ली थी, एक फ्लावर की पोजीशन और दूसरा फ्लावर का कलर। इसी तरह से पॉड में भी 2 करेक्टर चुने थे, एक पॉड का शेप और दूसरा पॉड का। तो हो गए ना 7। अगर अभी हम टॉल और ड्वार्फ को हटा दें तो ये 7 करेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 करेक्टर थे। तो हमने याद किया ही नहीं, हमने बस क्या देखा, क्या समझा। सबसे पहले बीज चाहिए एक पौधे को उगाने के लिए, तो हम बात कर लेते हैं कि बीज से मेंडल ने कौन से करेक्टर लिए थे। 2 करेक्टर लिए थे, एक तो उसका आकार और उसका कलर, और 2 ही करेक्टर लिए जा सकते हैं जनरली। स्टेम हाइट, फिर स्टेम पे आए, जब स्टेम ग्रो हुआ तो मेंडल ने क्या किया, स्टेम की हाइट को चुना, तो ये तीसरा करेक्टर हो गया। फिर जब पौधा अपनी एक ग्रोथ कर लेता है तो उसके बाद उस पर फूल आता है, फूल की मेंडल ने पोजीशन और कलर 2 करेक्टर लिए, कुल हो गए 5। फिर फूल के बाद फली आती है तो मेंडल ने उसके शेप और कलर लिए, तो हो गए 7। हर एक करेक्टर के 2 ट्रेड्स होते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। जैसे शेप का क्या है, राउंड, रिंकल्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक। कलर में येलो, ग्रीन। इसी तरह से हाइट में टॉल, ड्वार्फ। पोजीशन में अगर फूल, पोजीशन में यहाँ देखो, जैसे अगर फूल पौधे की मेन एक्सिस पे आता है, मेन एक्सिस का मतलब इसको और आसानी से आपको इसे समझा जाए, जैसे यहाँ देखो 7 करेक्टर ये है ना, इस वाले टर्मिनल जो पौधा है, इसकी जो मेन एक्सिस जहाँ से पौधा ग्रो होता है वहाँ पे फूल आया हुआ है, इसलिए इसको बोल दिया टर्मिनल। बट जो एक्सियल वाला है, इसकी ब्रांच पे फूल आता है, और जो मेन एक्सिस जहाँ से पौधा ग्रो करता है वहाँ पे फूल नहीं आता। तो फूल की पोजीशन 2 हो गई, एक्सियल यानी कि ब्रांचेस पे फूल आना, और दूसरी क्या हुई, टर्मिनल यानी जहाँ से पौधा ग्रो करता है, तो उसको हम बोल देंगे टर्मिनल। इसके भी 2 ट्रेड्स हो गए। कलर में एक वायलेट लिया था, वायलेट कलर का फ्लावर, दूसरा। इसी तरह से पॉड शेप में 2 शेप थी पॉड की, एक यहाँ सामने दिख ही रहा होगा, एक फुल जिसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, और एक कंस्ट्रक्टेड जो सिकड़ी हुई जैसी कुछ है, ठीक है, तो फुल कंस्ट्रक्टेड। इसी तरह से कलर में 2 कलर थे, ग्रीन, येलो। तो हर एक करेक्टर के 2 ट्रेड थे, तो इस तरह से कितने हो जाते हैं, 7 × 2 इक्वल 14 ट्रेड्स। 7 करेक्टर, हर एक करेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है। 7 क्या हो गए, करेक्टर हो गए। हर एक करेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग मतलब जस्ट अपोजिट ट्रेड्स हो गए, तो टोटल ट्रेड्स कितने हो गए, 40। क्लियर। तो ये है एक आसान तरीका इनको याद करने का। अब आज के लेक्चर में जो हमें समझना है, वो ऊपर से दिख रहा होगा आपको, हेडिंग में क्या है, L3 इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। ये मेन टॉपिक है, यानी एक जीन की वंशागति कैसी होती है, एक लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो वो किस तरह से जाता है, क्या उसका सिद्धांत होता है, प्रोसेस क्या होती है। और इसमें हम सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आज का लेक्चर 3 यानी कि L3 में इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। देखो मैं पहले बता चुका हूँ कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कि हर एक पैराग्राफ में क्या करना है, आपको कीवर्ड को हाईलाइट करना है, ताकि वो मेन जो चीज़ है वो ना छूटे। तो अगर सिर्फ मैं एक पैराग्राफ का एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं अपने
शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर एक पैराग्राफ में हमें अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है मेन वर्ड को, तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें बेसिकली सबसे मेन क्या है कि मेंडल सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं किसके बीच में? टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में। और इसमें क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। दो तरह का पॉलिनेशन होते हैं ना, एक क्रॉस पॉलिनेशन और एक सेल्फ पॉलिनेशन, ये समझते होंगे। फिर भी अगर नहीं है किसी को ज़्यादा समझ तो थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब होता है जब दो प्लांट होते हैं ए और बी, और जब ए से बी पे या बी से ए पे ट्रांसफर किया जाता है पॉलन्स को, और पॉलन्स ही ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं जब एक प्लांट ए है, ए प्लांट के या तो एक फूल में ही ट्रांसफर हो जाए पॉलन्स, उसका जो स्टिग्मा है उसी फूल के अंदर से पॉलन ट्रांसफर हो जाए उसके स्टिग्मा पे, या एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर हो पॉलन्स, मतलब पौधा एक ही है, कोई दूसरा पौधा नहीं है, इसलिए इसको कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो मेंडल ने क्या किया था? सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन कराया। किसके बीच में? मेंडल ने 7 कैरेक्टर चुने थे, उनमें से एक कैरेक्टर मेंडल ने पहले पकड़ा, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ मतलब लंबा और बौना पौधा। तो बेसिकली हुआ क्या कि पहले तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर की हमने ऊपर बात की थी, 7 कैरेक्टर्स उसके मटर के पौधे के, तो मेंडल ने, हमने इस लेक्चर 2 में बात की थी, मेंडल ने हर एक कैरेक्टर के ट्रू ब्रीड वैरायटी के पौधे के बीज कलेक्ट किए। ट्रू ब्रीड क्या होती है कि अगर हम लंबे पौधे का हाइब्रिडाइजेशन या पॉलिनेशन लंबे पौधे से कराएं तो आने वाली कई पीढ़ियों में लंबे पौधे ही दिखे। इसी तरह से हर एक कैरेक्टर के साथ यही हुआ। तो इससे ये जस्टिफाई हो गया कि हर एक कैरेक्टर अपनी प्योर फॉर्म में है, किसी में कोई मिलावट या ब्लेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और मेंडल ने फिर क्या देखा कि जो पहली पीढ़ी आई F1, F आया है आपका फिलाइल से, ठीक है। तो इसमें अगला हमारा जो हाईलाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेसिकली फिलाइल या प्रोजेनी। तो जो पहली पीढ़ी आई, उस पहली पीढ़ी में मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे पौधे टॉल थे। मतलब क्या है कि पहली पीढ़ी के पौधे जो करेक्टर आया वो दो में से किसी एक ही पेरेंट से सिमिलर था, दोनों पेरेंट्स के करेक्टर नहीं थे, मेन चीज़। तो F1 जनरेशन, F कहाँ से है? फिलाइल से है, ये पता चल गया। फिलाइल का मतलब ही क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी या द सन और डॉटर विच रिलेटेड टू पेरेंट्स, इसलिए उसको बोल देते हैं फिलाइल या F1 जनरेशन। अब मेंडल ने कहा कि इसमें हमने क्रॉस तो दो पौधों के बीच में कराया है, लेकिन लक्षण सिर्फ एक पौधे का दिख रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि दो पौधों के बीच में क्रॉस कराने के बाद भी लक्षण एक ही पौधे के दिखें और दूसरे पौधे के इसमें कोई भी जीन या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो? तो इसको एंश्योर करने के लिए मेंडल ने क्या किया? F1 पीढ़ी के जो पौधे थे, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि मेंडल ने जो F1 में जो ऑब्जर्वेशन देखा वो मेंडल ने सिर्फ टॉल और ड्वार्फ के बीच में नहीं था। उन्होंने क्या किया? सेम एक्सपेरिमेंट बाकी जो ट्रेड्स थे उन सब के साथ किया। सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स। अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? सेम एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किसके साथ किया? फ्लावर पोजीशन के साथ किया, पॉड कलर के साथ में किया, पॉड शेप के साथ में किया, और वायलेट ऑफ वाइट के साथ में किया, सीड के साथ में। तो हर एक करेक्टर के साथ, हर एक ट्रेड के साथ वही हुआ कि पहली पीढ़ी में दो पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट्स के लक्षण सामने आ रहे थे। तो मेंडल ने अगला स्टेप क्या उठाया? मेंडल का अगला स्टेप था कि F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं क्यों ना उन्हीं के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया जाए। तो मेंडल का अगला काम यही था। मेंडल ने क्या किया? F1 जनरेशन के जो पौधे थे उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और F1 का कौन सा था? टॉल प्लांट्स। मेंडल को सरप्राइज तब हुआ जब उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन जब आई तो उसमें सारे के सारे जो पौधे थे वो लंबे नहीं थे। कुछ पौधे बौने भी थे और कुछ पौधे लंबे थे, जिसमें बौने पौधों की संख्या कम थी। मतलब मेंडल ने क्या देखा कि वहाँ पे ड्वार्फ प्लांट भी अपीयर हुए जो कि पहली पीढ़ी में नहीं थे, ठीक है। और मेंडल ने जब पूरा कैलकुलेशन बिठाया तो मेंडल ने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जितने भी थे, ठीक है, F2 जनरेशन के, उसमें से 1/4 जो F2 प्लांट्स थे वो ड्वार्फ थे और 3/4 F2 प्लांट्स टॉल थे। इसका क्या मतलब है कि मान लो टोटल पौधे हैं 4, टोटल पौधे क्या हैं? 4 हैं। तो 4 पौधों में से एक पौधा बौना था और 4 पौधों में से 3 पौधे क्या थे? टॉल थे, यानी कि लंबे थे। ड्वार्फ
और टॉल का जो रेशियो है या अनुपात है वो कितना हो गया, 1:3। जनरली आपको 3:1 मिलता है, वो मतलब क्या है, इसका रिवर्स है। पहले टॉल लिख दो, 3:1 हो जाएगा, टॉल और ड्वार्फ। और पहले हम वही नंबर लिखते हैं जो ज़्यादा है जनरली, इसलिए हमेशा रेशियो हमें कितना मिला, 3:1। क्लियर होगी, ये बात समझ में आ गई। तो ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। अब यही चीज़ पिक्टोरियल के वे में यहाँ पे समझाई गई कि जब मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ के बीच में पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन, तो पहली पीढ़ी में उनको 2 पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स के कैरेक्टर दिखे, और वो पेरेंट्स कौन सा था, वो था टॉल पेरेंट्स, लंबा पौधा। लेकिन जब पहली पीढ़ी के 2 पौधों के बीच में मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो F2 पीढ़ी में यानी सेकेंड पीढ़ी में मेंडल को क्या दिखे, अगर 4 पौधे टोटल हुए तो 4 में से उन्हें 3 लंबे पौधे दिखे और 1 बौना पौधा दिखा। तो टोटल पौधों की संख्या कितनी है, 4। लंबे पौधे कितने हैं, 4 में से 3। ठीक। ड्वार्फ टोटल पौधों की संख्या कितनी है, 4 में से बौना पौधा कितना है, 1। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। ये हुआ किसका, प्लांट्स का, या हम कह सकते हैं बाहर से दिखने वाले पौधों का अनुपात। तो ये तो था किसका, मेंडल का एक्सपेरिमेंट और मेंडल का ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे मेंडल ने कुछ कंक्लूजन या कुछ निष्कर्ष निकाले। जैसे मेंडल ने कहा कि इस करैक्टर को ले जाने वाले, मतलब जो करैक्टर पहली पीढ़ी में नहीं दिख रहा है दूसरी पीढ़ी में दिख रहा है, ठीक है, ले जाने वाला कोई ऐसी चीज़ है प्लांट्स के अंदर जो उनको ले जा रही है। तो मेंडल ने उस चीज़ को क्या नाम दिया, उसको मेंडल ने नाम दिया फैक्टर, जिसको आज की डेट में हम जीन के नाम से जानते हैं। बाद में किसने, एक अदर साइंटिस्ट जॉनसन ने इनको नाम दिया था जीन्स। ठीक है, जीन कॉइन किया था जॉनसन ने। तो पहली चीज़ हमारे सामने क्या आई, फैक्टर क्या है, बेसिकली वो एक ऐसी चीज़ है जो स्टेबली एक करैक्टर को, एक लक्षण को माता पिता से उसकी संतान में ट्रांसफर करती है। ये किसने बताया, मेंडल ने। अब सवाल ये है, क्या ये सारी चीज़ मेंडल ने सिर्फ टॉल और ड्वार्फ के साथ में की थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंडल जानते थे कि एक से एक लक्षण पे एक्सपेरिमेंट करके बहुत दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही है कि पहली पीढ़ी में सिर्फ एक लक्षण दिखता है, दूसरी पीढ़ी में दोनों दिखते हैं। इसलिए मेंडल ने क्या किया, सेम जो एक्सपेरिमेंट था ये अदर ट्रेड्स पे, सारी की सारी ट्रेड्स पे किया। जो 7 लक्षण मेंडल ने चुने थे उन सब पे मेंडल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और सब में रिजल्ट सेम आए। पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिख रहा था और दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षण सामने आए। और दूसरा क्या था, मेंडल ने ये भी नोटिस किया कि इनमें किसी भी लक्षण ने कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं की। ब्लेंडिंग का मतलब है कि जैसे अगर टॉल और ड्वार्फ की बात करें तो पौधा या तो लंबा था या बौना था। ऐसा नहीं था कि कोई भी पौधा उसकी बीच की हाइट का हो, ऐसा कोई भी पौधा नहीं था। तो उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, मतलब या तो पौधा सिर्फ लंबा था या पौधा सिर्फ बौना था। तो ये मेंडल ने इंश्योर किया, और ये हर एक करैक्टर के साथ में हुआ, हर एक लक्षण के साथ में हुआ कि बीच का कोई भी लक्षण नहीं आया। ठीक है, ये तो होगी बात इसकी। इसके साथ ही मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने इसके बाद जो निष्कर्ष निकाला, तो मेंडल ने कहा कि बेसिकली जो फैक्टर्स हैं, मेंडल ने जिनको फैक्टर्स कहा था, जिनको आज की डेट में हम जीन कहते हैं, मेंडल ने कहा कि ये फैक्टर्स ही हैं जो यूनिट इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या वंशागति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये फैक्टर्स जाते कहते हैं गैमीट के जरिए। पौधों में जब गैमीट बनते हैं, यानी कि पॉलन्स जिनको हम कहते हैं, जब पॉलन्स बनते हैं तो उन पॉलन्स में ए फैक्टर्स होते हैं, और पॉलन के जरिए ही ये फैक्टर ट्रांसफर होते हैं माता पिता से अगली संतान में या अगली पीढ़ी में, और ये स्टेबली पास्ड होते हैं बिना किसी बदलाव के। अब ये मेंडल का निष्कर्ष था स्टार्टिंग फेज में। तो बाद में ये कहा गया कि फैक्टर जिनको आज की हम जीन कहते हैं, यही बेसिकली क्या है, वंशागति की इकाई है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनके बिना ये वंशागति नहीं होगी। वंशागति का मतलब एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा अगर जीन नहीं है तो। क्लियर। अगली बात आती है कि भाई एलील्स क्या है। एलील्स का मतलब क्या होता है, अब समझो यहाँ पे कि जब हमने फैक्टर का नाम दिया तो फैक्टर को एक पहचान भी देंगे, और पहचान देने के लिए क्या हुआ कि हमने उनको, जैसे हम सबका अपना अपना अलग अलग नाम होता है, इसी तरह से उस फैक्टर को, उस जीन को एक नाम देना था। तो मेंडल ने सोचा, या बाकी जो साइंटिस्ट थे मेंडल के बाद जिन्होंने स्टडी की और इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड किया, उन्होंने सोचा क्यों ना टॉल को हम, जो टॉल प्लांट है, क्यों ना इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और जो ड्वार्फ प्लांट है क्यों ना इसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करें।
तो कैपिटल टी क्या है, वो फैक्टर या वो जीन है जो लंबाई के लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगा, और स्मॉल टी क्या है, वो लक्षण है या सॉरी वो जीन है या वो सिंबल है जो ड्वार्फ कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगा। और ये चीज बताई कि हर एक जीन पेयर फॉर्म में होता है, सिंगल नहीं होता है। सिंगल कब होता है, जब गैमीट बनते हैं, मतलब पॉलन्स बनते हैं। और पॉलन्स बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें एक विभाजन होता है जिसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन या म्यूसिस। तो मेंडल ने कहा कि ये म्यूसिस के थ्रू ये जीन अलग होते हैं जो पेयर की फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक टी अलग हो जाएगा और एक कैपिटल टी अलग हो जाएगा। इसी तरह से जो ड्वार्फ के जीन है स्मॉल टी, ये भी अपने आप में पेयर की फॉर्म में या जोड़ी की फॉर्म में रहते हैं। जब म्यूसिस होता है तो म्यूसिस के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इतनी बात समझ में आ गई। तो एलील्स क्या है, एलील का मतलब होता है एक ही लक्षण के दो जीन जब पेयर की फॉर्म में होते हैं तो वो उनको हम कहते हैं एलील्स। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ये क्या कहलाएंगे, एलील्स कहलाएंगे। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दूँ तो ये क्या है, अपने आप में एलील्स हो जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि स्मॉल टी भी लंबाई को कोड कर रहा है, कम लंबाई को कोड कर रहा है, कैपिटल टी भी लंबाई को कोड कर रहा है, वो ज़्यादा लंबाई को कोड कर रहा है। इसलिए स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों एक दूसरे के एलील कहलाएंगे। इतनी बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फैक्टर क्लियर हुआ, जीन क्लियर हुआ, एलील्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज़ और हम क्लियर कर लेते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव का पॉइंट। डोमिनेंट क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, पहली पीढ़ी में जो भी लक्षण दिखा तो उसको हमने बोल दिया डोमिनेंट। जैसे यहाँ पे हमें क्या दिखा, टॉल दिखा, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो डोमिनेंट का मतलब जो पहली पीढ़ी में दिखा। अगर पहली पीढ़ी में बौना कैरेक्टर या बौना लक्षण दिखता तो हम उसको डोमिनेंट बोल देते, लेकिन यहाँ पे टॉल दिख रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा। जो दूसरी पीढ़ी में दिखता है ड्वार्फ, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव, अप्रभावी और प्रभावी। हिंदी में कहते हैं इनको प्रभावी, जिसने पहली पीढ़ी में ही अपना प्रभाव दिखा दिया। अप्रभावी जो पहली पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, दूसरी पीढ़ी में सामने आया। तो हम इसको क्या बताएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा, द कैरेक्टर विच एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फर्स्ट जनरेशन और फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन। क्लियर हो गया डोमिनेंट, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डोमिनेंट का और रिसेसिव का। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं कि जब मेंडल ने एक लंबा पौधा, टॉल और ड्वार्फ, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, हमें पता है दोनों के जीन्स क्या हैं, इसका कैपिटल टी है और इसका स्मॉल टी है। तो जब मियोसिस होगा तो ये दोनों जीन क्या होंगे, अलग होंगे, मतलब एक कैपिटल टी अलग हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कैपिटल टी अलग हो जाएगा। एक कैपिटल टी, इतना गंदा क्यों बन रहा है, और दूसरा कैपिटल टी, तो ये दो गैमीट बन गए। इसी तरह से बोनो पौधे में जब म्यूसिस होगा या विभाजन होगा तो यहाँ भी दो गैमीट बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अब इस गैमीट बाद जब फ्यूजन की आएगी, ट्रांसफर की आएगी, तो संभावना तो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है ये वाला गैमीट, ये दो पौधे हैं, मान ले अगर ए टॉल का अगर ड्वार्फ पे ट्रांसफर होना है पॉलन को, तो हो सकता है ये वाला जीन भी जाके इसके साथ क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, और ये वाला जीन भी हो जाए। तो हम दोनों प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। मान लेते हैं अगर ये वाला जीन ट्रांसफर होता है किसके साथ, दूसरे पौधे में, तब बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। और अगर यही वाला जीन दूसरे के साथ दूसरा वाला जो बन रहा है, जबकि दोनों सेम है, तो भी पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी की है। इसी तरह से अगर ये मतलब पॉलन ना जाके दूसरा पॉलन ट्रांसफर होता है टॉल प्लांट का, तब भी क्या होगा, केस वही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये दूसरे ड्वार्फ प्लांट के दूसरे पॉलन के साथ मिक्स हो फीमेल उसके साथ मिक्स होगा, तब भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी की ही होगी। तो देख लो इसमें बेसिकली क्या है, चारों के चारों जो गैमीट बन रहे हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये चारों के चारों हमें कैसे दिखे, टॉल दिखे, जबकि इसमें जीन किसका है, ड्वार्फ का भी है। समझ में आ रहा है। तो बाहर से जो हमें दिखा, हमने कहा कि चार में से तीन पौधे क्या थे, लंबे थे, और एक बौना था, तो इसको हम नाम देते हैं फिनोटाइप। क्या नाम देते हैं, फिनोटाइप, मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को हम कहते हैं फिनो। अब यही चीज हम जीन के लेवल पे देखते हैं। जीन का मतलब जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करते हैं, क्योंकि यही तो जीन है ना। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, अब ये है F1 पीढ़ी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप
कि जीन का टाइप क्या है। यहाँ जीन का टाइप क्या है, कैपिटल टी है। यहाँ जीन का टाइप क्या है, कैपिटल टी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि F1 पीढ़ी में कैपिटल टी जीन कितने हैं, कैपिटल टी जीन कितने हैं, स्मॉल टी जीन कितने हैं, तो कैपिटल टी कोई नहीं है, सारे के सारे हाइब्रिड है, तो ये हो जाएंगे 0। कैपिटल टी सारे हैं, इसका मतलब 4 के चारों हैं, तो ये हो जाएगा 4, और स्मॉल टी भी कोई नहीं है, तो ये भी हो जाएंगे 0। अब मेंडल ने क्या किया था, दूसरी पीढ़ी में F1 पीढ़ी के ही 2 पौधों के बीच में क्रॉस कराया था, आपको याद होगा। तो जब 2 पौधों के बीच में क्रॉस होता है तो जिस तरह से ऊपर गैमीट बने थे यहाँ भी गैमीट बनेंगे, ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ भी गैमीट। अब इस पौधे के अगर जब गैमीट बनेंगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पौधे के गैमीट बनेंगे, उसका भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा। हो गया ना अलग। थोड़ा ढंग से बनाते हैं, एक बदतमीजी नहीं चलेगी भाई। ये कैपिटल टी अलग हो गया, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, फिर से वही करना है कि दोनों में पोलिनेशन कराना है। पोलिनेशन में क्या होगा, गैमीट ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे में। तो मान लो अगर कैपिटल टी जाके फ्यूज होता है इस कैपिटल टी के साथ में, तो गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी। यही कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के साथ में फ्यूज होता है तो गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तो संभावना ये है, हो सकता है ये वाला कैपिटल टी गैमीट ट्रांसफर ना होके पेड़ पे स्मॉल टी वाला ट्रांसफर हो। अगर ये ट्रांसफर होता है, गैमीट क्या बनेंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी, और जब ये स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, आएगा स्मॉल टी। तो हम जो पॉसिबिलिटी बन रही है, तैयार हो रही है, हम सभी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। मान लेते हैं कि सारी पॉसिबिलिटी है, तो कुल मिला के इस कंडीशन में कितने पौधे बने, 4, और 4 में कैपिटल टी कितने हैं, 1, स्मॉल टी कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ भी कर लो, उनकी संख्या कितनी है, 2। स्मॉल टी की संख्या कितनी है, 1। क्योंकि ये जीन है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे जीन का टाइप क्या है, तो आप क्या कहोगे, जीन का टाइप मतलब जीनोटाइप टर्म आएगा, यहाँ भी अभी हम बात करेंगे। तो 1:1:2:1, मतलब 1:2:1, ये हो जाएगा जीनोटाइप मेंडल के एक्सपेरिमेंट का। और यहीं आपसे फिनोटाइप का अगर पूछा जाए, फिनोटाइप मतलब बाहर से आपको पौधे कैसे दिखे लंबाई में, सीधी सी बात है, पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे दिखे थे, जिनका जीन क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो लंबा, ये तो लंबे दिखेंगे, और ये तो प्योर लंबा है ही है, ये हाइब्रिड लंबे हैं, तो ये तीनों लंबे दिखेंगे, और ये एक पौधा कैसा दिखेगा, आपको बौना दिखेगा। तो फिनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 या 3 रेशियो। और यहाँ पे मेंडल साहब ने वही समझाने की कोशिश की है, ठीक है, कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव किसे कहेंगे, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। अच्छा, एक चीज़ बची, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से जो गैमीट बनाए कैपिटल टी, तो दोनों सेम है, दोनों कैपिटल टी में है, तो सेम एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, इसको साइंस में एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, होमो, और 2 चीज़ों का पास आना उसको हम बोलते हैं जाइगोज। क्या बोलते हैं, जाइगोज। तो जब दोनों जीन एक जैसे होते हैं तो इनको हम बोलते हैं, क्या टर्म आया इनसे निकल के, इनको हम बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। इसी तरह से अगर यही चीज़ अलग हो जाए, मान लो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाए, तो ये सेम तो है नहीं, ये क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। डिफरेंट कैसे हुए, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो इसमें डिफरेंट के लिए एक वर्ड आता है, जैसे सेम के लिए होमो आता था, डिफरेंट के लिए आता है हेटेरोडिज, ठीक है, और पास आने के लिए क्या होता है, तो इसलिए इनको कहते हैं हेटेरोजाइगस। आगे बात समझ में। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस 2 टर्म आपको मिलेंगे आगे साइंस में, तो समझ जाना, होमो का मतलब क्या होगा सेम, हेटेरो का मतलब क्या होगा डिफरेंट। तो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, ट्रू ब्रीड है, प्योर ब्रीड है, और ये दोनों को दोनों हेटेरोजाइगस हैं। इसका मतलब ये कैसे हैं, ये हैं आपके हाइब्रिड फॉर्म में, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, ये दोनों क्या हो गए, हेटेरोजाइगस हो गए, और ये भी होमोजाइगस हो गया, और ये भी होमोजाइगस हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इतनी ही बात करते हैं। अब आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इसी चीज़ को अगर हम स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंट करें तो उसको कैसे करेंगे, जिसको हम आरसी परेट स्क्वायर कहते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अब इसी को कंप्लीट करते हैं लेक्चर 4 में, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ किसकी बात की थी, एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन की।
तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट का तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या निष्कर्ष निकाले, फैक्टर की बात की, जीन की बात की, एलील्स की बात की, जीनोटाइप फिनोटाइप की बात की, होमोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सारे के सारे टर्म निकल के आए जब ऑब्जर्वेशन सामने आया। चलो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।